So today we are going to revise chapter 3 in one shot. तो हम इसको थोड़ा सा फास्ट मोड में लेके चलेंगे, बट अगर इन केस कहीं आपको लगेगा कि थोड़ा सा ज़्यादा ही फास्ट हो रहा है तो यू जस्ट लेट मी नो, ठीक है? आई जस्ट स्लो डाउन माई पेस ओवर देयर, बट आई विल ट्राई कि वन शॉट में फिनिश हो पाए, तो इसीलिए थोड़ा जल्दी करेंगे. सो द चैप्टर इज क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स. तो वी ऑलवेज स्टार्ट विद लाइक व्हाई डू वी नीड टू क्लासीफाई द एलिमेंट्स. तो मैंने आपको बताया था कि जैसे जैसे एलिमेंट्स की डिस्कवरी हो रही थी, यू नो, तो अर्लियर वी हैड जस्ट 18 एलिमेंट्स एंड 20 एलिमेंट्स, फिर डिस्कवरी बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई. तो यू नो साइंटिस्ट के लिए बहुत टफ हो रहा था हर एलिमेंट्स को इंडिविजुअली स्टडी करना और उनकी प्रॉपर्टीज को याद रखना, है ना? तो आई टोल्ड यू कि जैसे अगर हम अपने घर पे भी अगर अपनी बुक्स को अरेंज करके रखते हैं, लेट्स से आपके पास केमिस्ट्री की बुक्स अलग हैं, फिजिक्स की बुक्स अलग से अरेंज है, मैथ्स की बुक्स अलग से अरेंज है, केमिस्ट्री में भी फिजिकल केमिस्ट्री अलग है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अलग है, तो आपके लिए बुक्स को सॉर्ट करना या बुक्स को ढूंढना बहुत ईजी हो जाएगा. बिकॉज अगर हम ऑर्गेनाइज्ड मैनर में चलते हैं तो चीज़ों को हैंडल करना बहुत ईजी हो जाता है. सिमिलरली जब एलिमेंट्स की डिस्कवरी बढ़ती जा रही थी तो साइंटिस्ट को एक नीड फील हुई कि सेम एलिमेंट्स विद सिमिलर प्रॉपर्टीज शुड बी इन वन ग्रुप एंड द अदर एलिमेंट्स विद डिफरेंट प्रॉपर्टीज शुड बी केप्ट इन अनदर ग्रुप, ताकि हम एलिमेंट्स को ग्रुप वाइज स्टडी करें, यू नो, रादर देन हर एलिमेंट को, यू नो, आज की डेट में हमारे पास 118 एलिमेंट्स हो चुके हैं. डू यू थिंक इट इज ईजी कि हम 118 एलिमेंट्स को अलग अलग, यू नो, स्टडी करेंगे? कर भी लेंगे तो सबकी प्रॉपर्टीज को अपने माइंड में याद रखना इट विल बी वेरी टफ. लेकिन लेट्स से अगर हमारे पास एक ग्रुप है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, हमें पता है कि ये सारे एक ही मेटल्स हैं एंड दे हैव सिमिलर प्रॉपर्टीज, लेकिन जो हेलोजेंस है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड दे हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज बट सिमिलर टू ईच अदर. तो क्लासिफिकेशन की शुरुआत डॉबरनियर ने करी थी. लाइक और भी बहुत सारे साइंटिस्ट थे, बट जिसको रिकॉग्निशन मिली थी दैट वाज डॉबरनियर. एंड यू नो ही ग्रुप द एलिमेंट्स इन अ ग्रुप ऑफ 3. उसने ट्रायो बनाया था, और उन्होंने जो ये ट्रायो बनाया था वो इस तरह से बनाया था कि जो मिडल एलिमेंट का एटॉमिक वेट है वो फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट के अरिथमेटिक मीन के इक्वल आ रहा था. He tried to arrange the elements in a group of 3 such that elements with similar properties are coming in a group, और जो मिडल वाले एलिमेंट का एटॉमिक वेट है वो फर्स्ट और थर्ड के अरिथमेटिक मीन के इक्वल आ रहा था. फॉर एग्जांपल लिथियम, सोडियम, पोटेशियम में अगर आप सोडियम का एटॉमिक वेट देखो तो वो लिथियम और पोटेशियम का अरिथमेटिक मीन बन रहा है. लिथियम का 7 होता है, पोटेशियम का 39, so it is becoming 46/2 which is 23, which is the atomic weight of sodium. ऐसी द सेकेंड ट्रायो जो डॉबरनियर ने बनाया था दैट वाज क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, जिसमें ब्रोमीन का जो एटॉमिक वेट था वो क्लोरीन और आयोडीन के एटॉमिक वेट के एवरेज के इक्वल आ रहा था. नॉट एग्जैक्टली बट क्वाइट क्लोज, क्योंकि ये 81.75 आ रहा है और ब्रोमीन का एटॉमिक वेट कितना होता है? 80. ऐसे एक और बनाया था कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम. कैल्शियम और बेरियम यानी कि फर्स्ट और लास्ट एलिमेंट का जो एरिथमेटिक मीन बन रहा है दैट इज इक्वल टू द मिडल. तो डॉबरनियर की लिमिटेशन यही रही थी कि ये 3 ही ट्राइड्स बना पाया, इससे ज्यादा वो ट्राइड्स नहीं बना पाया. तो इसकी लिमिटेशन यही थी. इट फेल्ड बिकॉज इट इज एप्लीकेबल टू ओनली कुछ एलिमेंट्स के ऊपर ही एप्लीकेबल हुआ ना. लिथियम, सोडियम, पोटेशियम एक ग्रुप बन गया, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम दूसरा ग्रुप बन गया, बट वी हैड सो मेनी एलिमेंट्स, राइट? एंड दिस डॉबरनियर लॉ इज ऑल्सो नोन एज लॉ ऑफ, बिकॉज तिगड़ी, 3 के एलिमेंट्स की तिगड़ी में वो अरेंज कर रहा था, यू नो, ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट, ट्राइड्स. सेकेंड आया नॉट मेंडलीव. डॉबरनियर के बाद आया था न्यूलैंड. डॉबरनियर के बाद अगला कौन सा आया था? न्यूलैंड लॉ में क्या था कि न्यूलैंड ने
सो डॉबर्नियर ने 3 के ग्रुप्स में एलिमेंट्स को अरेंज किया था. न्यूलैंड हैड अ वेरी मच इंटरेस्ट इन म्यूजिक ऑल्सो. तो न्यूलैंड ने एलिमेंट्स और म्यूजिक में एक सिमिलैरिटी देखी कि जैसे म्यूजिक में होता है ना सा रे गा मा पा धा नी सा, यानी कि हर 8वां सुर जो होता है वो क्या करता है, रिपीट करता है, सा रे गा मा पा धा नी सा. ऐसे ही न्यूलैंड ने बोला कि जब आप एलिमेंट्स को इन इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट अरेंज करते हो, बढ़ते एटॉमिक वेट के क्रम में अरेंज करते हो, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, देन एवरी 8th एलिमेंट इज गोइंग टू रिपीट इट्स प्रॉपर्टी. जैसे सोडियम की प्रॉपर्टी किससे मैच हो रही थी, मैग्नीशियम की प्रॉपर्टी किससे मैच हो रही थी, अल्यूमिनियम की प्रॉपर्टी किससे मैच हो रही थी. एंड दिस ऑल्सो हैपेंड टिल कैल्शियम. जो न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव था ये भी कैल्शियम तक ही एप्लीकेबल हुआ, क्योंकि कैल्शियम के बाद जो अगला एलिमेंट आ रहा था स्कैंडियम, उसकी प्रॉपर्टी अल्यूमिनियम से मैच नहीं हो रही थी. तो इसकी भी लिमिटेशन यही रही कि इट वाज एप्लीकेबल ओनली टिल कैल्शियम. व्हाट अबाउट अदर एलिमेंट्स, यू नो लॉ तो वो होता है ना जो सारे ही एलिमेंट्स के ऊपर एप्लीकेबल हो, तो ये भी फेल हो गया. एंड दिस लॉ इज ऑल्सो नोन एज, ये कई बार एमसीक्यू आता है, विच ऑफ द लॉ इज नोन एज म्यूजिकल लॉ. तो न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव म्यूजिकल लॉ कहलाता है, क्योंकि इसने जो अपनी लॉ की सिमिलैरिटी दी थी वो सारे गा मा पा धा नी सा से दी थी. आफ्टर न्यूलैंड के मेंडलीव. मेंडलीव वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट जिसके लॉ के ऊपर एक पहली बार पीरियोडिक टेबल बना था. और ये भी क्वेश्चन आता है कि जब मेंडलीव पीरियोडिक लॉ आया था तब कितने एलिमेंट्स की डिस्कवरी हो चुकी थी, 63. एट द टाइम ऑफ मेंडलीव द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, क्योंकि अभी डिस्कवरी हो रही थी तो बढ़ते 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 डिस्कवरी कितने एलिमेंट्स की हो चुकी थी टिल डेट. आज के डेट में तो हमारे पास 118 एलिमेंट्स हैं एंड द डिस्कवरी इज स्टिल गोइंग ऑन. बट जब मेंडलीव आया था तो 63 एलिमेंट्स अरेंज हुए थे. तो मेंडलीव वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट जिसने पहली बार, जिसके लॉ के ऊपर पीरियोडिक टेबल भी बना था. आई विल शो यू दैट टेबल. फिलहाल इसने बोला क्या था, इसने बोला था कि फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ एटॉमिक वेट. यानी कि इसके कहने का मतलब ये था कि जो एलिमेंट की प्रॉपर्टीज होती हैं वो एटॉमिक वेट पे डिपेंड करती हैं. इसी करके जब हम एलिमेंट्स को बढ़ते एटॉमिक वेट में अरेंज करते हैं तो कुछ इंटरवल के बाद प्रॉपर्टीज मैच करने लगती हैं. जैसे न्यूलैंड ने तो बिल्कुल बताया था ना कि 8वां एलिमेंट ही रिपीट करेगा. इसने ऐसे फिक्स नहीं किया कि कितने एलिमेंट्स के बाद, बट उसने बोला कि कुछ एलिमेंट्स के बाद प्रॉपर्टीज क्या करने लगेंगी, रिपीट करने लगेंगी. तब अगर एलिमेंट्स को कौन से क्रम में अरेंज किया जाएगा, इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट. क्योंकि जो मेंडलीव का पीरियोडिक लॉ था वो ये मानता था कि एलिमेंट्स की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज एटॉमिक वेट पे डिपेंड करती हैं. और जब मेंडलीव पीरियोडिक लॉ आया था तब कितने एलिमेंट्स की डिस्कवरी हो चुकी थी. तो मेंडलीव ने टेबल भी बनाया. आई विल शो यू. तो दिस वॉज द मेंडलीव पीरियोडिक टेबल. पहली बार किसी लॉ के ऊपर टेबल बना था. वी डोंट हैव टू लर्न द टेबल, बट ये टेबल मैं आपको सिर्फ इसीलिए शो कर रही हूँ कि पहली बार एलिमेंट्स विद सिमिलर प्रॉपर्टीज वर केप्ट इन द सेम ग्रुप. तो काफ़ी ऑर्गेनाइज हो गया, क्योंकि जो सेम एलिमेंट थे लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबीडियम, उनको एक फैमिली में रख दिया गया. तो आपको मेंडलीव पीरियोडिक टेबल के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स दिख रही हैं. इसके अंदर 9 ग्रुप है, 1 to 8 और एक 0th ग्रुप है. तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9. इट हैड 9 ग्रुप्स और पीरियड्स हॉरिजॉन्टल रोज कितनी दिख रही हैं, 7. 1 2 3 4 5 6 7. अब जब मेंडलीव पीरियोडिक टेबल आया था तो सारे एलिमेंट्स तो डिस्कवर नहीं हुए थे. तो जब वो एलिमेंट्स को रख रहा था तो कुछ कुछ एलिमेंट्स उसको मिले ही नहीं थे. फॉर एग्जाम्पल ये तो उसका मॉडिफाइड वाला टेबल है, लेकिन जब ओरिजिनल मेंडलीव पीरियोडिक टेबल आप देखोगे तो
एल्यूमिनियम के नीचे गैलियम तब डिस्कवर ही नहीं हुआ था, तो उसको कोई ऐसा एलिमेंट मिल ही नहीं रहा था विद एटॉमिक वेट 69 जिसकी प्रॉपर्टीज एल्यूमिनियम से मैच हो। तो उसने यहाँ पे जगह छोड़ दी थी, उसने यहाँ पे जगह छोड़ दी थी और इसको बोला था एका एल्यूमिनियम, कि एक एल्यूमिनियम के नीचे वाला एलिमेंट अभी डिस्कवर नहीं हुआ। लेटर ऑन जब वो डिस्कवर हुआ था तो इट केम टू नोन एज गैलियम। ऐसे ही सिलिकॉन के नीचे जर्मेनियम भी डिस्कवर नहीं हुआ था। तो ये मेंडलीव की एडवांटेज बन गई कि उसने एलिमेंट्स की डिस्कवरी में हेल्प कर दी। जब वो एलिमेंट्स को रख रहा था तो जो एलिमेंट्स उसको जिस एटॉमिक वेट के नहीं मिल रहे थे, जिनकी प्रॉपर्टीज पिछले वाले एलिमेंट से क्या कर रही हो, मैच, तो वो उनकी जगह छोड़ता गया। जैसे उसने गैलियम की जगह छोड़ दी, जर्मेनियम की जगह छोड़ दी। उस टाइम पे उसने बोला था गैलियम की जगह कि जो वो गैप छोड़ रहा है दैट इज एका एल्यूमिनियम, कि एक एल्यूमिनियम के नीचे वाला एलिमेंट अभी डिस्कवर होना बाकी है। एंड लेटर ऑन इट वाज फाउंड टू बी gallium. Similarly, left a space below silicon as a eka silicon and later on it was found to be. तो ये अगर आपसे कोई पूछेगा that what are the advantages of Mendeleev periodic law, तो आपने यही बताना है कि it helped in the discovery of new elements. But at the same time इसकी कुछ limitation भी रही। जैसे one of the limitation आप यहाँ पे देख सकते हो कि कर तो वो बढ़ते एटॉमिक वेट की फॉर्म में था 27, 28, 31, 32, 35, लेकिन यहाँ पे एक एनॉमली दिखेगी आपको। यहाँ पे पोटेशियम का वेट, आर्गन का वेट कितना दिख रहा है 40 और पोटेशियम का कितना दिख रहा है, तो पोटेशियम को पहले आना चाहिए था आर्गन को, क्योंकि अगर वो इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट में अरेंज कर रहा था तो 40 पहले आएगा कि 39, ऑफ कोर्स 39 पहले आएगा, 40 बाद में। लेकिन जब वो पोटेशियम को पहले रख रहा था तो पोटेशियम की प्रॉपर्टीज हीलियम और नियॉन से मैच नहीं कर रही थी और आर्गन की प्रॉपर्टी सोडियम से मैच नहीं कर रही थी। तो उसने प्रॉपर्टीज को मैच करने के लिए ऑर्डर चेंज तो कर दिया, लेकिन बाकी साइंटिस्ट ने तो इससे क्वेश्चन पूछा कि जब तू ये बोल रहा है कि प्रॉपर्टीज आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ एटॉमिक वेट, जब तेरा लॉ ये कह रहा है कि फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज एटॉमिक वेट पे डिपेंड करती हैं और बाकी सारा पीरियोडिक टेबल बढ़ते एटॉमिक वेट की फॉर्म में अरेंज करा गया है, तो यहाँ पे ऑर्डर क्यों चेंज कर दिया गया? एंड ही हैड नो आंसर। उसने तो बस ये बोला कि मेरी प्रॉपर्टीज नहीं मैच कर रही। मतलब कहीं ना कहीं जो उसने लॉ दिया था उसमें कुछ गलती थी। अगर उसका लॉ 100% सही होता, सच में अगर फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज एटॉमिक वेट पे डिपेंड करती, तो 39 वाले एटॉमिक वेट को पहले आना चाहिए था, उसकी प्रॉपर्टी नियॉन से मैच होनी चाहिए थी, और 40 वाले की प्रॉपर्टीज, बट प्रॉपर्टीज नहीं मैच हो रही थी। तो इसका मतलब उसने जबरदस्ती प्रॉपर्टीज को मैच करने के लिए अपना ही ऑर्डर बदल दिया। कहाँ तो वो बढ़ते एटॉमिक वेट की फॉर्म में एलिमेंट्स को अरेंज कर रहा था, कहाँ उसने 39 और 40 में से 40 को पहले रख दिया, 39 को। ये तो अपनी बात से क्या हो गई, कॉन्ट्राडिक्शन हो गई, है ना। तो ये पता लग चुका था कि जो मेंडलीव पीरियोडिक लॉ है वो पूरा सही नहीं है। दैट मीन्स प्रॉपर्टीज एटॉमिक वेट पे डिपेंड नहीं करती। और तुम सोच के भी देखो, प्रॉपर्टीज एटॉमिक वेट पे क्यों डिपेंड करेंगी? वेट क्या होता है? किसी भी एटम का वेट न्यूक्लियस पे डिपेंड करता है। न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स होते हैं, न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन होते हैं, बट क्या कभी वो पार्टिसिपेट करते हैं? कभी भी कोई रिएक्शन होगी तो कौन पार्टिसिपेट करेगा? इलेक्ट्रॉन, क्योंकि न्यूक्लियस तो बंद है। तो जो प्रॉपर्टीज होती है वो असल में एटॉमिक वेट पे नहीं डिपेंड करती, वो किस पे डिपेंड करती है? एटॉमिक नंबर, क्योंकि एटॉमिक नंबर इज नंबर ऑफ प्रोटॉन या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। वेट पे कैसे डिपेंड कर सकती है? वेट तो न्यूट्रॉन्स का होता है या वेट तो प्रोटॉन्स का होता है, और न्यूट्रॉन और प्रोटॉन तो किसके अंदर बंद है? न्यूक्लियस, जो कभी भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट। तो अभी तक जो साइंटिस्ट सोच रहे थे, चाहे वो मेंडलीव हो, चाहे वो न्यूलैंड हो, चाहे वो डॉबरनियर हो, हर कोई सोच रहा था कि प्रॉपर्टीज वेट पे डिपेंड करती हैं, प्रॉपर्टीज वेट पे डिपेंड करती हैं। बट इसका पता किसने लगाया? मोजली नाम के साइंटिस्ट ने। एक मोजली नाम का साइंटिस्ट आया। मोजली नाम के साइंटिस्ट ने ये देखने के लिए कि आखिर एलिमेंट की प्रॉपर्टीज किस पे डिपेंड करती हैं, उसने डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स को
एक्सरे के साथ हाई मूविंग पार्टिकल्स के साथ बम्बार्ड किया और हर एलिमेंट में से एक्सरे निकलने लगी। तो एवरी टाइम जो एक्सरे की फ्रीक्वेंसी निकल रही थी, उस डिफरेंट एलिमेंट की डिफरेंट फ्रीक्वेंसी निकल रही थी, बट हर एलिमेंट से निकलने वाली जो फ्रीक्वेंसी थी वो एटॉमिक नंबर पे डिपेंड कर रही थी। किस पे डिपेंड कर रही थी? एटॉमिक नंबर। तो यहां से पता लगा कि जब हम किसी एलिमेंट को बम्बार्ड करते हैं विद हाई स्पीड पार्टिकल्स, तो निकलने वाली एक्सरेज की फ्रीक्वेंसी एटॉमिक वेट पे भी तो डिपेंड कर सकती थी, बट वो डिपेंड किस पे करी? एटॉमिक नंबर, क्योंकि एटॉमिक नंबर इज मोर एटॉमिक नंबर एक ऐसा पैरामीटर है जो ज्यादा प्रॉपर्टीज को डिसाइड करता है, क्योंकि एटॉमिक वेट नहीं डिसाइड कर सकता, बिकॉज एटॉमिक नंबर इज नंबर ऑफ प्रोटॉन या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंड इट इज एक्चुअली द इलेक्ट्रॉन जो पार्टिसिपेट करते हैं, चाहे वो लॉस हो, चाहे वो गेन हो, चाहे वो शेयर हो। तो पूरी की पूरी हिस्ट्री बदल गई। अब उन्होंने कहा कि नाउ मेंडलीव ने बोला था कि एटॉमिक एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ एटॉमिक वेट। अब आया मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। मॉडर्न पीरियोडिक लॉ ने कहा, जिसके ऊपर आज तक हम जो पीरियोडिक टेबल पढ़ रहे हैं वो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ पे, अब लास्ट जो हमारा चल रहा है दैट इज मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। उसने कहा कि नो, एटॉमिक एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज आर नॉट पीरियोडिक फंक्शन ऑफ एटॉमिक वेट, रादर दे आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ एटॉमिक नंबर। बस आपने पूरे लॉ में ये लास्ट एटॉमिक वेट को किससे रिप्लेस कर देना है? एटॉमिक। तो वो मेंडलीव पीरियोडिक लॉ की जगह क्या बन जाएगा? मॉडर्न पीरियोडिक। ये क्वेश्चन भी आता है कि व्हाट इफ द डिफरेंस बिटवीन मेंडलीव एंड मॉडर्न पीरियोडिक लॉ या पीरियोडिक टेबल, तो क्या क्या डिफरेंस होंगे? मेंडलीव पीरियोडिक लॉ क्या कहता था कि एटॉमिक एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ एटॉमिक वेट, और मॉडर्न पीरियोडिक लॉ क्या कहता है कि एटॉमिक एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ एटॉमिक नंबर। मेंडलीव पीरियोडिक लॉ जब आया था तब कितने एलिमेंट्स की डिस्कवरी हो चुकी थी? मॉडर्न पीरियोडिक लॉ तो टिल डेट, तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में कितने एलिमेंट्स आ चुके हैं? 100। मेंडलीव पीरियोडिक लॉ मोज़ली के साथ जस्टिफिकेशन नहीं देता, लेकिन मॉडर्न पीरियोडिक लॉ इज इन जस्टिफिकेशन विद द मोज़ली, क्योंकि मोज़ली ने भी कहा था कि एटॉमिक नंबर पे डिपेंड करती है, और लेकिन ये एटॉमिक वेट। तो ऐसे कई बार आपको डिफरेंसेस आ जाते हैं। तो आपका ये पार्ट 1 खत्म। जो आपका पार्ट 1 ऑफ द चैप्टर था वो इसी से डील करता था कि क्लासिफिकेशन, हिस्ट्री। पहले कौन आया? डॉबर्नियर लॉ इज ऑल्सो नोन एज लॉ ऑफ ट्राइड्स, क्योंकि उसने एलिमेंट्स को किसमें अरेंज करने की कोशिश करी? इन अ ग्रुप ऑफ 3। और उसने कितने ट्राइड्स बनाए थे? सिर्फ कितने ट्राइड्स बनाए? 3। उसके बाद कौन सा आया? न्यूलैंड ने एलिमेंट्स को अरेंज किया और पाया दैट एवरी 8th एलिमेंट की प्रॉपर्टी क्या करती है? रिपीट करती है, जस्ट लाइक सारे गामा पाधा नी। दैट इज व्हाई न्यूलैंड लॉ इज ऑल्सो नोन एज म्यूजिकल। उसके बाद और भी बहुत आए थे, लोथरमेयर भी गिवन है, लेकिन हमने मेन करने हैं। उसके बाद आया मेंडलीव वॉज द फर्स्ट साइंटिस्ट जिसके पीरियोडिक लॉ के ऊपर क्या बना? पीरियोडिक टेबल। मेंडलीव पीरियोडिक लॉ ने क्या कहा? फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ एटॉमिक वेट। और बट ये गलत था, क्योंकि इसके टेबल में बहुत सारी क्या मिली? एनॉमलीज मिली। वन ऑफ द एनॉमली ये भी थी कि अगर मेंडलीव एटॉमिक वेट के बेस पे एलिमेंट्स को अरेंज कर रहा था तो उसको आइसोटोप्स की भी अलग जगह देनी चाहिए थी, क्योंकि आइसोटोप्स क्या होते हैं? आइसोटोप्स आर द एटम विद सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन 1 एटॉमिक मास वाला भी एग्जिस्ट करता है, हाइड्रोजन 2 एटॉमिक मास वाला भी एग्जिस्ट करता है, हाइड्रोजन 3 वाला भी करता है। तो मेंडलीव को हाइड्रोजन 1 वाले की अलग जगह देनी चाहिए थी, हाइड्रोजन 2 वाली अलग जगह देनी चाहिए थी, क्योंकि वो वेट के बेस पे था।
बट उसने आइसोटोप्स की तो अलग जगह दी नहीं। तो मेंडली पीरियोडिक लॉ को अमेंड करके क्या बनाया गया, मॉडर्न पीरियोडिक। क्या डिफरेंस आया कि मेंडलीव कहता था कि प्रॉपर्टीज किस पे डिपेंड करती हैं, बट एटॉमिक वेट इज नॉट द फंडामेंटल प्रॉपर्टी। विच इज द फंडामेंटल प्रॉपर्टी, एटॉमिक, जिसका किस साइंटिस्ट की डिस्कवरी के बाद पता लगा था, क्योंकि मॉजली ने कहा कि जब भी हम किसी एलिमेंट को बम्बार्ड कर रहे हैं तो निकलने वाली एक्सरे की फ्रीक्वेंसी एटॉमिक वेट में नहीं डिपेंड कर रही, किस पे डिपेंड कर रही है, एटॉमिक नंबर। तो पूरा का पूरा जो पीरियोडिक टेबल है Is it blur? सो यू नो टिल डेट जो हमारे पास लॉन्ग फॉर्म ऑफ द पीरियोडिक टेबल बना है, ये मॉडर्न पीरियोडिक किस पे बना है, हाँ, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ पे बनने वाले पीरियोडिक टेबल को क्या बोला जाता है, लॉन्ग फॉर्म ऑफ द पीरियोडिक टेबल। अब इस लॉन्ग फॉर्म ऑफ द पीरियोडिक टेबल के बारे में मैंने आपको कुछ कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ाई थी जो मैं आपको पढ़ाऊंगी अभी। इसमें मैंने आपको बोला था कि जो फर्स्ट ग्रुप और जो सेकेंड ग्रुप है इसको हम एस ब्लॉक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एस ब्लॉक। लास्ट वाले जो 6 ग्रुप्स थे 13, 14, 15, 16, 17, 18, इनको क्या बोला जाता है, पी ब्लॉक। और जो बीच वाले हमारे पास ग्रुप नंबर 3 से लेके ग्रुप नंबर 12 तक है, तनिष लुकअप, ये कौन से होते हैं हमारे पास, डी ब्लॉक। और इसी पीरियोडिक टेबल के नीचे 2 सीरीज गिवन है, दिस इज नोन एज एफ ब्लॉक। तो ये दोनों एफ ब्लॉक है, लास्ट के 13, 14, 15, 16, 17, 18 पी ब्लॉक। ये बीच के जो 10 ग्रुप्स हैं ब्राउन से शेडेड हैं, दिस इज डी ब्लॉक। और ये फर्स्ट 2 ग्रुप्स कौन से हैं, एस ब्लॉक। तो द होल पीरियोडिक टेबल हैज 18 ग्रुप्स एंड यू नो 7 पीरियड्स। लेकिन 18 ग्रुप को स्टडी करना भी टफ है, तो उन्होंने फर्दर ग्रुप्स को भी ब्लॉक्स बना दिए कि पहले 2 ग्रुप एस ब्लॉक, यानी कि अगर आपने एस ब्लॉक की स्टडी कर ली तो आपके 2 ग्रुप स्टडी हो गए। लास्ट का पी ब्लॉक को स्टडी कर ली तो लास्ट के 6 ग्रुप स्टडी हो गए। बीच का डी ब्लॉक स्टडी कर लिया तो बीच के 10 ग्रुप स्टडी हो गए। और नीचे 2 ग्रुप्स जो दो सीरीज गिवन थी दैट बिलोंग्स टू एफ ब्लॉक। अब सबसे पहले तो ये क्वेश्चन आता है कि हमें कैसे पता लगेगा कि कोई एलिमेंट एस ब्लॉक को बिलोंग कर रहा है, या कोई एलिमेंट डी ब्लॉक को बिलोंग कर रहा है, या कोई एलिमेंट पी ब्लॉक को बिलोंग कर रहा है, या कोई एलिमेंट एफ ब्लॉक को बिलोंग कर रहा है। तो मैंने जब आपको चैप्टर नंबर 3 भी पढ़ाया था तब भी मैंने आपको बताया था कि इसके लिए आपकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखनी आनी चाहिए। जो चैप्टर नंबर 2 में आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखनी सिखाई थी, जिन बच्चों का उन इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को लिखने का होल्ड नहीं है वो ये नहीं पता कर पाएंगे, क्योंकि कोई भी एलिमेंट का कैसे पता लगता है, जब आप उसकी कॉन्फ़िगरेशन लिखते हो। अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन एस में जा रहा है तो वो एस ब्लॉक का होगा, अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन पी में जा रहा है तो वो पी ब्लॉक का होगा, अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन डी में जा रहा है तो वो डी ब्लॉक का होगा। तो यानी कि ये वही बच्चा बता पाएगा दैट वेदर एन एलिमेंट बिलोंग्स टू एस ब्लॉक और पी ब्लॉक और डी ब्लॉक, जिसको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी आएगी। अभी मैं आपको करके दिखाती हूँ। जैसे मान लो आपके पास सोडियम है, अब सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है,
11। अब जिन बच्चों को कॉन्फ़िगरेशन लिखनी आती है 1s2 2s2 कितने हो गए 10 3s1। अब क्लियरली पता लग रहा है जिनको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी आती है दैट लास्ट इलेक्ट्रॉन इज एंटरिंग द s सबशेल। तो डेफिनेशन यही है ना कि s ब्लॉक का एलिमेंट वो होगा जिसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन s में जा रहा है। अब आपको क्लियरली पता लग गया कि सोडियम इज अ s ब्लॉक, इट इज अ। लेकिन अगर मैं आपको क्लोरीन दूं, अब आप क्लोरीन की कॉन्फ़िगरेशन लिखो 1s2 2s2 3s2 कितने हो गए 10 12 3p5 17। अब इसमें जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो p में गया है, वो किस में गया है? तो ऑब्वियसली इट इज अ p ब्लॉक। अगर मैं आपको स्कैंडियम दूं 21 1s2 2s2 2p6 3s2 20 हो गए 3d1। इसमें जो 21st इलेक्ट्रॉन है दैट इज एंटरिंग द डी सबशेल, तो ये डी में जा रहा है, तो ये कौन से ब्लॉक को बिलोंग करेगा? तो यानी कि सबसे पहले तो जो हमारे पास एलिमेंट्स होते हैं, क्या कोई एलिमेंट एस ब्लॉक को बिलोंग करेगा या कोई एलिमेंट पी को बिलोंग करेगा, क्या ये एलिमेंट डी ब्लॉक को बिलोंग करेगा? उसके लिए आप अपने आप को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में स्ट्रॉन्ग करो। मतलब वो अगर आपको जैसे मैंने तो फटाफट लिख दिया, अगर आपको इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है तो पहले साथ में वो वाला डायग्राम जो स्नेक वाला डायग्राम है वो बना के बैठो, सो दैट आपको पता होना चाहिए कि पहले 1s की फिलिंग होनी है। जब आप कॉन्फ़िगरेशन लिख रहे हो पहले 1s की फिलिंग होनी है, फिर 2s की फिलिंग होनी है, फिर स्नेक मूव फ्रॉम अप टू डाउन, पहले 2p की फिलिंग होनी है, फिर 3s की फिलिंग होनी है, 3s के बाद 3p की, फिर 4s की, फिर 3d की। सो इफ यू गाइज आर नॉट सो प्रो जस्ट मेक दिस डायग्राम एंड देन जस्ट स्टार्ट फिलिंग, है ना? तो आपको इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है? तो अब मैं ये आपको बताने की कोशिश कर रही थी कि अगर हमारे पास एस ब्लॉक एलिमेंट है, अब एस में दो ही पॉसिबिलिटीज हैं। जैसे अब आपने सोडियम में देखा कि 3s में एक इलेक्ट्रॉन जा रहा है, तो अगले एलिमेंट में 3s में कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे? पर 3s में 3 इलेक्ट्रॉन नहीं जा सकते। एस सबशेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं? या तो 1 या तो, इसी करके एस ब्लॉक में दो ही पीरियड है, सॉरी दो ग्रुप है, ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 बिलोंग टू एस ब्लॉक। बिकॉज वाई नॉट, कोई क्वेश्चन पूछे एस ब्लॉक में दो ही ग्रुप्स क्यों आए, एस ब्लॉक में थर्ड ग्रुप क्यों नहीं आया? क्योंकि एस ब्लॉक में या तो एस में कितने इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं? 1 1s1 2s1 3s1 4s, या एस में कितने जा सकते हैं? 2 2s2 3s2 4s2। 2s में 3 जा ही नहीं सकते क्योंकि एस सबशेल कैन हैव मैक्सिमम ऑफ हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन। इस करके एस ब्लॉक में कितने इलेक्ट्रॉन, एस ब्लॉक में कितने ग्रुप रहे? 2। अगर हम पी ब्लॉक की बात करें, पी ब्लॉक में 13 to 18 6 ग्रुप्स क्यों आते हैं? क्योंकि पी ब्लॉक में क्या होता है, पहले 2 इलेक्ट्रॉन एस में जाएंगे फिर ही पी की बारी आएगी। अब अगर एस में 2 जा रहे हैं और पी में कितने जा रहे हैं, तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 3। बट ये बिलोंग किसको करेगा? क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया था कि पी ब्लॉक की जो पोजीशन है वो डी ब्लॉक के बाद आती है। तो जो डी ब्लॉक के 10 ग्रुप उससे पहले आने वाले हैं उसका 10 हम ऐड करते हैं। यानी कि अगर वो पी ब्लॉक एलिमेंट है और उसके पी में कितने इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं? 1, तो उससे पहले 2 किस में गए होंगे? एस में। तो 2 + 1 कितना बन गया? 3। बट उसका ग्रुप नंबर 3 नहीं होगा, वो क्या होगा? 3 + 10। याद है ना ये बात कि पी ब्लॉक के जब हम ग्रुप नंबर निकालते थे तो 10 ऐड करते थे, क्योंकि जो पी ब्लॉक की पोजीशन रखी गई है लॉन्ग फॉर्म ऑफ द पीरियोडिक टेबल में वो 10 ग्रुप डी के बाद में आती है। तो चलो वो तो चलो बात की बात है। अब अगर पी में 2 जाएंगे तो 2 + 2 4, 14th ग्रुप। और करते करते पी में मैक्सिमम कितने जा सकते हैं? np2 np3 np4 np5 np6। तो
तो पी में मैक्सिमम 1 से कितने इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, इसीलिए पी में कितने ग्रुप होते हैं, 1 2 3 4 5। एस में 2 ग्रुप इसीलिए थे क्योंकि एस में 2 ही इलेक्ट्रॉन जा सकते थे, या तो NS1 या NS2, इसीलिए एस ब्लॉक में सिर्फ 2 ही ग्रुप आए। लेकिन पी ब्लॉक में 6 ग्रुप क्यों आए, क्योंकि पी में इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 6 जा सकते हैं। डी में 3D1 3D2 3D3 and so on up to 3D10। हेलो, हाँ क्लास, मैं क्लास ले रही हूँ। तो हमारे डी में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, 10, क्योंकि डी की जो सबशेल है उसकी फिलिंग 1 to 10 हो सकती है। ठीक है, तो मैं आपको जो ये पीरियोडिक टेबल दिखा रही थी, दिस वन, तो एस ब्लॉक हैज हाउ मेनी ग्रुप्स, ग्रुप 1 एंड ग्रुप, पी ब्लॉक हैज हाउ मेनी ग्रुप, 13 14 15 16 17 and D block has how many groups, 10 from group number 3 to group number 12। और F block में कितनी सीरीज है, F block, एक F block 6th पीरियड से निकला है, लेंथेनॉइड, लेंथेनम के बाद, इसलिए इसका नाम लेंथेनॉइड पड़ा। एक जो सीरीज है वो एक्टिनियम के बाद है, तो एक्टेनॉइड सीरीज। ठीक है, तो अब आपको क्या क्या पता होना चाहिए। सबसे पहले तो एस ब्लॉक में कितने ग्रुप हैं, ग्रुप 1 एंड ग्रुप 1 का नाम होता है अल्कली मेटल्स। जो ये ग्रुप 1 के एलिमेंट है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, दे आर पॉपुलरली नोन एज एल्कली मेटल। और जो ग्रुप 2 है, दे आर पॉपुलरली नोन एज एल्कलाइन अर्थ मेटल। ये नाम भी आपको पता होना चाहिए। एस ब्लॉक में 2 ग्रुप आते हैं, ग्रुप 1 को क्या बोला जाता है, अल्कली मेटल, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, क्योंकि ये सारे एल्कलीज बनाते हैं। और जो ग्रुप नंबर 2 है वो अर्थ के क्रस्ट में पाए जाते हैं, एंड दे आर ऑल्सो एल्कलाइन, सो इट इज नोन एज एल्कलाइन अर्थ मेटल। फिर हमारे पास ग्रुप पी ब्लॉक में कितने ग्रुप्स थे, लास्ट के 6 13 14 15 16 17 एंड 18 ग्रुप तो नोबल फैमिली होगी, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जीनॉन, सो 18 ग्रुप इज ऑल्सो नोन एज नोबल गैसेस। 17 ग्रुप क्या होता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड, तो अगर आप 17 ग्रुप का नेम आपको पता होगा, हेलोजेंस, बिकॉज दे आर सॉल्ट फॉर्मिंग, NaCl, Cl सॉल्ट बनाता है, NaCl। ऐसी फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सारे हेलोजेंस जो होते हैं सॉल्ट फॉर्मिंग होते हैं। 16th ग्रुप ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम, दिस इज नोन एज ऑक्सीजन फैमिली और कैल्कोजेंस। जैसे 17th ग्रुप का नाम हेलोजेंस होता है, ऐसे ही ऑक्सीजन फैमिली का नाम क्या होता है, कैल्कोजेंस। 15th group is known as nitrogen family, 14th group is known as carbon family and 13th group is known as boron family। बीच के जो डी ब्लॉक होते हैं, ग्रुप नंबर 3 से लेकर ग्रुप नंबर 10 12 तक, ये 10 ग्रुप, इनको बोलते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट। जो डी ब्लॉक की पोजीशन है वो एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के बीच में है, यानी कि जब हम डी ब्लॉक एलिमेंट्स के एलिमेंट टू एलिमेंट मूव करते हैं तो हमें इनकी प्रॉपर्टीज में ट्रांजिशन नजर आता है। दे शो अ चेंज फ्रॉम देयर बिहेवियर, यानी कि जैसे जैसे हम लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे उनका बिहेवियर एस ब्लॉक से कम होता चला जाएगा और किससे मैच होने लगेगा, पी ब्लॉक। मतलब उनकी प्रॉपर्टीज में चेंज नजर आता है जैसे ही हम वो एस ब्लॉक से दूर जाते हैं और पी ब्लॉक की तरफ बढ़ते हैं। तो जो डी ब्लॉक की प्रॉपर्टीज हैं उनमें एक चेंज नजर आता है, फ्रॉम इलेक्ट्रो पॉजिटिव टू इलेक्ट्रो नेगेटिव। तो इस चेंज की वजह से इनका नाम क्या पड़ गया था, ट्रांजिशन एलिमेंट्स। और जो लास्ट की 2 सीरीज हैं, ये निकली तो डी ब्लॉक से ही है। जैसे लैंथेनॉइड सीरीज लैंथेनम के बाद निकली, बट इसमें एफ की फिलिंग हो रही थी तो इसको एफ ब्लॉक बना दिया गया। ऐसी एक्टिनॉइड की सीरीज एक्टिनियम के बाद हुई तो इसको क्या बना दिया गया,
एक्टेनॉइड। तो ये जो दो सीरीज हैं, क्योंकि ये डी ब्लॉक से ही निकली हैं, तो इनका नाम पड़ गया इनर ट्रांजिशन। इनका नाम क्या पड़ गया? क्योंकि ये ट्रांजिशन से ही निकली हैं, तो इनका नाम क्या पड़ गया? इनर ट्रांजिशन। अब पूरे पीरियोडिक टेबल का रफ आइडिया हो गया। फर्स्ट जो ग्रुप इज नोन एज एस ब्लॉक, लास्ट 13 to 18 इज नोन एज पी ब्लॉक, बीच के ग्रुप नंबर 3 से लेके ग्रुप नंबर 12 तक दे आर नोन एज डी ब्लॉक। लास्ट की दो सीरीज, व्हाट इज द अदर नेम ऑफ डी ब्लॉक? व्हाट इज द अदर नेम ऑफ एफ ब्लॉक? Inner transition. What is the group 1 known as? Alkali metals. What is group 2 known as? What is the last group known as? What is the 17th group known as? Halogens. What is the 16th group known as? Chalcogens. What is the 15th group known as? Nitrogen. 14th group? Carbon family. 13th group? ठीक है। अब हमारे पास क्वेश्चन आएगा, आपको एक एलिमेंट दे देंगे, पहले तो आपको बोलेंगे कि बताओ कि वो एस ब्लॉक है, पी ब्लॉक है या डी ब्लॉक है। उसके लिए आप कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे। अब जैसे आप कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो आपको पता लग जाएगा कि वो एस ब्लॉक है, पी ब्लॉक है, या कैसे पता लगेगा? हाँ हाँ बोलो। सो दीज आर द रूल्स जो आपको माइंड में रखने हैं कि हाउ टू प्रिडिक्ट ब्लॉक ग्रुप नंबर एंड दिस इज द लास्ट पार्ट ऑफ द पार्ट 1। अभी हमारे पार्ट 1 में न्यूलैंड, मेंडलीव, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ का लॉन्ग फॉर्म ऑफ द पीरियोडिक टेबल चल रहा है। लॉन्ग फॉर्म ऑफ द पीरियोडिक टेबल का ये लास्ट पार्ट है कि अब कैसे पता लगाया जाए कि एलिमेंट अगर एस ब्लॉक का है तो वो ग्रुप 1 को बिलोंग करेगा या ग्रुप 2 को, पी ब्लॉक का है तो वो ग्रुप नंबर 13 को बिलोंग करेगा या 14 को बिलोंग करेगा। तो सबसे पहले रूल सुन लो। कहते कि सबसे पहले तो कोई भी एलिमेंट किस ब्लॉक का होगा वो डिपेंड करेगा कि लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में जा रहा है। अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन एस में जा रहा है तो वो कौन से ब्लॉक का हो गया? अब एस ब्लॉक तो पता लग गया। अब एस ब्लॉक में दो ही पॉसिबिलिटी है, या तो ग्रुप 1 का होगा या तो ग्रुप, क्योंकि एस ब्लॉक में होते ही कितने ग्रुप हैं? 2। उसके लिए कोई खास आपने फॉर्मूला नहीं लगाना। सिंपली अगर एस में एक इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं 3s1, मतलब एस में कितने इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, तो सिंपली आपने ले लेना कि इसका ग्रुप नंबर क्या होगा। और अगर एस में 2 जा रहे होते तो उसका ग्रुप नंबर क्या हो जाता। यानी कि एस ब्लॉक के ग्रुप नंबर को कैलकुलेट करने के लिए कोई फॉर्मूला नहीं है, सिंपल आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है। अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन ns1 है तो ग्रुप नंबर 1 बोल देना है, अगर ns2 है तो ग्रुप नंबर 2 बोल देना है। पीरियड नंबर क्या होगा? आउटर मोस्ट शेल। जैसे आपको लास्ट इलेक्ट्रॉन एस में तो जा रहा है बट किसकी एस में? 3 की एस में, सो दैट मीन द आउटर मोस्ट शेल इज 3, तो पीरियड नंबर 3 होगा। पीरियड नंबर कैलकुलेट करने के लिए आपको आउटर मोस्ट शेल देखनी है। ग्रुप नंबर के लिए ये देखना है कि एस में एक इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं तो ग्रुप 1, एस में 2 इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं तो ग्रुप 2। क्लियर हो गया? व्हेन इट इज एस ब्लॉक, इफ द लास्ट इलेक्ट्रॉन इज एंटरिंग द एस, व्हिच इज द ग्रुप? इफ 1 इलेक्ट्रॉन इज गोइंग, ग्रुप नंबर इज
इफ अगर एस में 2 जा रहे होते तो ग्रुप नंबर इफ 2 से ज्यादा जा नहीं सकते। व्हाट इज द पीरियड नंबर? आउटर मोस्ट शेल कौन सी दिख रही है? तो थर्ड क्या हो गया इसका? पीरियड। व्हाट अबाउट पी ब्लॉक? पी ब्लॉक के लिए अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन पी में जा रहा है, इफ द लास्ट इलेक्ट्रॉन इज एंटरिंग द पी सब शेल, तो वो कौन से ब्लॉक को बिलोंग करेगा? पी। अब पी ब्लॉक में कौन से ग्रुप आते हैं? 13, 14, 15, 16, 17 एंड। तो ग्रुप नंबर निकालने के लिए थोड़ा सा इसमें फॉर्मूला है। ग्रुप नंबर के लिए पहले तो आपने एस के इलेक्ट्रॉन ऐड करने हैं, 10 ऐड करना ही करना है। अब मैंने अभी आपको लॉजिक भी बताया था कि 10 क्यों ऐड करें, क्योंकि जो पी ब्लॉक की पोजीशन है वो डी ब्लॉक के 10 ग्रुप्स के बाद है। तो एस के इलेक्ट्रॉन 10 ऐड किया, प्लस पी में कितने इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं? अब पी में इलेक्ट्रॉन 2 जा रहे हैं, तो 2 + 2 4 + 10। ऐसी अगर आप नाइट्रोजन की कॉन्फ़िगरेशन लिखो 1s2 2s2 2p3, लास्ट इलेक्ट्रॉन पी में जा रहा है तो पी ब्लॉक हो गया। बट ग्रुप नंबर निकालने के लिए पहले एस के इलेक्ट्रॉन, फिर 10 ऐड करना ही, फिर पी में कितने इलेक्ट्रॉन गए, तो कौन सा ग्रुप नंबर हो गया? देखो नाइट्रोजन 15 ग्रुप में है, तो इट्स अ मैजिक ना कि बिना पीरियोडिक टेबल के आपने नाइट्रोजन का ग्रुप नंबर निकाल दिया। बिकॉज आपको रूल पता है कि नाइट्रोजन पी ब्लॉक का है तो 2 इलेक्ट्रॉन एस के ऐड करने हैं, 10 डी ब्लॉक के ऐड करने हैं। फिर आपने देखा कि पी में 3 इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, तो 2 + 10 12 + 3 ऑटोमेटिकली 15 आ गया नाइट्रोजन का ग्रुप नंबर। सो बिकॉज इफ यू नो द फॉर्मूला, और आउटर मोस्ट शेल इसकी सेकेंड है, तो पीरियड क्या होगा? सेकेंड। अगर इलेक्ट्रॉन डी ब्लॉक का है तो यहाँ पे गलती होती है। देखो जब डी ब्लॉक की आप कॉन्फ़िगरेशन लिखते हो ना, तो जो लास्ट इलेक्ट्रॉन डी में जाता है वो आउटर मोस्ट शेल की डी नहीं होती। जैसे अगर मान लो इलेक्ट्रॉन 3D में जा रहा है तो उससे पहले 4s भरती है। आफ्बा रूल के हिसाब से जब भी इलेक्ट्रॉन डी में जाता है तो उससे एक बड़ी शेल पहले फिल हो जाती है। जैसे मान लो अगर इलेक्ट्रॉन 3D में जा रहा है तो पक्का उससे पहले 4s भरा होगा। तो इसमें बच्चे गलती क्या करते हैं, उनको लगता है आउटर मोस्ट शेल 3 है। जब वो पीरियड निकालते हैं तो बच्चे 3 लिख देते हैं, नहीं आउटर मोस्ट शेल 4th है। भले ही लास्ट इलेक्ट्रॉन 3D में जा रहा है बट आउटर मोस्ट शेल देखते वक्त आप इसको 3 नहीं लोगे, आउटर मोस्ट शेल तो 3 से बड़ी पहले ही फिल होगी है ना, विच इज, तो इसका पीरियड नंबर क्या आएगा? बट ये माना क्या जाएगा? डी ब्लॉक, क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन डी में जा रहा है। अब डी ब्लॉक का ग्रुप नंबर कैसे निकालते हैं? डी ब्लॉक एस ब्लॉक के बाद में आता है, तो 2 इलेक्ट्रॉन एस के तो ऐड करेंगे ही करेंगे। फिर आपने देखा कि डी में कितने इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, तो इसका ग्रुप नंबर क्या हुआ? पी ब्लॉक का ग्रुप नंबर निकालने के लिए 2 एस के इलेक्ट्रॉन 10 ऐड करना ही करना होता है, फिर पी के इलेक्ट्रॉन देखते हैं। डी ब्लॉक का ग्रुप नंबर निकालने के लिए आपने सिर्फ 2 + नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंटरिंग इन डी एंटर करना। एफ ब्लॉक का तो कोई ग्रुप नंबर पूछेगा ही नहीं, बिकॉज एफ ब्लॉक तो आपको पता है एफ ब्लॉक का कोई ग्रुप नंबर नहीं होता। These are the 2 series present in the below the periodic table, so they don't belong to any group. But हाँ जो F block ये वाला ये 6th पीरियड से निकला है तो इसका पीरियड 6 होगा, और ये वाला जो F ब्लॉक है ये 7th ग्रुप से निकला है तो इसका पीरियड 7th होगा। और उसके लिए आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख के पता ही लग जाएगा कि अगर आपने कॉन्फ़िगरेशन लिखी आउटर मोस्ट शेल 6th है तो पीरियड नंबर क्या हो गया? 6th। पीरियड नंबर पूछा जा सकता है विच इज गिवन बाय द आउटर मोस्ट शेल, बट ग्रुप नंबर एफ ब्लॉक का कभी भी पूछा नहीं जाएगा क्योंकि ग्रुप नंबर इज नॉट डिफाइंड। समझ आ गया? एस ब्लॉक का ग्रुप नंबर क्या होता है? अगर एस में 1 इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं तो ग्रुप 1, 2 जा रहे हैं तो ग्रुप। पी ब्लॉक का ग्रुप नंबर कैसे निकालना है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंटरिंग इन एस 2 + 10 + नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंटरिंग इन पी में 1 जा रहा है तो 10 + 2 + 1 13। अगर पी में 2 जा रहे हैं तो 10 + 2 + 2 14। अगर पी में 3 जा रहे हैं तो 10 + 2 + 3
15। अगर पी में 4 जा रहे हैं तो 10 + 2 + 4 16। पी में अगर कितने जा रहे हैं 5 तो 10 + 2 + 5 17। और अगर पी में 6 जा रहे हैं तो 10 + 2 + 6। और अगर पी में 7 जा रहे हैं 7 जा ही, तो मैक्सिमम पी में कितने इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं 6। इसीलिए लास्ट ग्रुप पीरियोडिक टेबल का क्या है 18। ठीक है, अब उसके बाद ये हमारा पार्ट 1 फिनिश हो गया। पार्ट 1 फिनिश है। पार्ट 2 में कल कराऊंगी टेस्ट, परसों लेंगे। पार्ट 2 में हम क्या करेंगे, ट्रेंड्स इन पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। ट्रेंड्स इन पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में क्या आता है कि जब हम पीरियोडिक टेबल में मूव करते हैं तो साइज कैसे वेरी करता है, आयनाइजेशन एंथैल्पी कैसे वेरी करती है, याद है ना। तो वो हम पार्ट 2 बाद में करेंगे। पार्ट 1 में हमारा क्या क्या आता है, जो अभी हमने पार्ट 1 करा है उसमें क्या क्या कवर किया है। नीड ऑफ, पहला कौन सा करा डॉबर्नियर, दूसरा क्या करा न्यूलैंड, थर्ड क्या करा मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, उसके बाद उसको अमेंड किसने किया मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। और कैसे क्या सीखा, हाउ टू आइडेंटिफाई एंड, और पूरे पीरियोडिक टेबल को कितने ब्लॉक्स में डिवाइड किया गया है, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड। ठीक है, यहाँ पे हमारा पार्ट 1 फिनिश हो गया। पार्ट 2 हमारा जो आता है इसके बाद तो ये रिवाइज करो, ये भी पेपर में बहुत इंपॉर्टेंट पूछा जाता है कि जो हमने पीरियोडिक टेबल को 4 ब्लॉक्स में डिवाइड करा, पहले 2 ग्रुप किसके थे एस ब्लॉक के, तो एस ब्लॉक की जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछी जाती है 1 मार्क में। अब एस ब्लॉक की जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद करनी आसान है। ग्रुप 1 में जितने भी एलिमेंट्स होंगे उनमें एक ही इलेक्ट्रॉन जा रहा होगा, 1s1 2s1 3s1 4s1, मतलब जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे शेल तो बढ़ेगी बट जाएगा तो एक ही 1s1 2s1 3s1 4s1। तो क्या मैं बोल सकती हूँ पूरे ग्रुप 1 की कॉन्फ़िगरेशन ns1 है, क्या है ns1, क्योंकि n ही बदल रहा है, s में तो कितने इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं। सिमिलरली ग्रुप 2 में एक्सक्यूज मी 1s2 2s2 3s2, तो s ब्लॉक की कॉन्फ़िगरेशन क्या लिखी जाती है ns ऊपर 1 to 2, क्यों 1 भी जा सकते हैं और 2 भी जा सकते हैं। फिर जब p ब्लॉक की आप कॉन्फ़िगरेशन देखते हो तो जैसे 2s2 2p1 2s2 2p2 2s2 2p3 एक्सक्यूज मी, ऐसे करते करते p में कितने जा सकते हैं 1 से, लेकिन p से पहले किसकी फिलिंग होती है, अगर 2p1 है तो 2s भरा होगा, 2s2 2p1 होगा ना। ऐसे अगर 2p में 2 जा रहे होंगे तो 2s2 2p2 होगा। तो जब भी हमने p ब्लॉक की कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है तो सिंपल np126 नहीं लिख देनी, पहले np126 से पहले क्या आएगा ns2, क्योंकि ns की फिलिंग होगी उसके बाद p की बारी आएगी। p में 1 भी जा सकता है, 2 भी जा सकते हैं, 3 भी जा सकते हैं। तो जनरल बनाने के लिए हमने क्या कर दिया 1 to 6। अब ये दोनों तो बच्चों को याद हो जाती हैं, एस ब्लॉक की जो ये 1 मार्क का क्वेश्चन आता है। अभी मैं सिर्फ पार्ट 1 वाले क्वेश्चन ही ले रही हूँ, पार्ट 2 में कल कराऊंगी टेस्ट, एक दिन पोस्टपोन हो गया इट्स ओके, बट
एक दिन में पार्ट 1 ही अच्छे से हो जाए वो बेटर है रादर देन डूइंग वेरी फास्ट। तो पार्ट 1 में से लॉन्ग फॉर्म ऑफ द पीरियोडिक टेबल में से ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है 1 मार्क का कि व्हाट इज द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जो बच्चे रट के जाते हैं और भूल जाते हैं। बट अगर आप लॉजिकली लर्न करोगे तो आप भूलोगे नहीं कि एस ब्लॉक में या तो 1 इलेक्ट्रॉन जा सकता है या तो 2, तो NS1 भी हो सकती है, NS2 भी हो सकती है, तो उसको क्लब करके क्या कर दी NS1 to 2। पी ब्लॉक में 1 भी जा सकते हैं, 2 भी, 3 भी, 4 भी, 5 भी, 6 भी, किसके पी के, बट पी से पहले कौन फिल होता है, तो NS2 फिर NP12। अब यहां तक तो याद हो जाती है, डी ब्लॉक की बच्चों को कम याद होती है। डी ब्लॉक की देखो मैंने पहले भी समझाई थी कि जैसे डी ब्लॉक, स्कैंडियम इज अ डी ब्लॉक, तो जब आप इसकी कॉन्फ़िगरेशन लिख रहे थे तो आपने एक बात नोटिस करी कि क्या होता है कि अगर वो एक डी ब्लॉक एलिमेंट है, अगर वो एक डी ब्लॉक एलिमेंट है तो जो लास्ट इलेक्ट्रॉन डी में जा रहा होता है, लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में जा रहा है, बट वो शेल जो होती है वो आउटर मोस्ट से एक कम है। यानी कि अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन 3 के डी में जा रहा है तो उससे पहले कौन भर चुका है, यानी कि 4 को अगर मैं आउटर मोस्ट शेल लेती हूं तो डी की एक पिछली वाली होगी। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग कि जब भी डी में इलेक्ट्रॉन जा रहा होगा तो उसकी शेल जो होगी वो आउटर मोस्ट से कम होगी हमेशा। अगर आपको लग रहा है ना कि इलेक्ट्रॉन 4D में जा रहा है तो उससे पहले 5s भरा होगा। अगर आपको लग रहा है ना कि इलेक्ट्रॉन 6D में जा रहा है तो 6D से पहले 7s भरा होगा। तो उन्होंने कहा कि क्यों ना जब हम डी की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख रहे हैं तो जिसको डी में, जिस शेल को डी को दे रहे हैं उसको n-1 ही दे दें, क्योंकि उससे पहले वाली शेल को क्या नाम दे दें, n। क्योंकि लॉजिक देखो ना कि अगर इलेक्ट्रॉन 3D में जा रहा है तो 3D से पहले कौन भर चुका है, तो उस करके डी की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाई गई वो ये बोला गया कि अगर डी में इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो उसकी शेल n नहीं होगी, उसकी शेल क्या होगी n-, क्योंकि उससे पहले NS की भरी होगी फिर n-1 की बारी आई होगी। तो अब इसको लर्न कर लो, व्हाट इज द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डी ब्लॉक, NS2, लेकिन ND नहीं, n-1D। अगर NS भरी है तो D N की नहीं हो सकती, उससे एक कम होगी। ऐसी अगर आप F ब्लॉक देखोगे, जैसे अगर कोई F ब्लॉक की जैसे सीरियम Z=58, ये F ब्लॉक है, तो F ब्लॉक में क्या होता है, जैसे ज़ीनॉन 54, 6s2, 5d1, 4f1, यानी कि F ब्लॉक में जब लास्ट इलेक्ट्रॉन F में जाता है तो उसकी शेल आउटर मोस्ट से 2 कम होती हैं। क्योंकि अगर आपको लग रहा है कि इलेक्ट्रॉन 4f में जा रहा है तो 4f से एक पहले 5d की फिलिंग हुई होगी, 5d से पहले किसकी फिलिंग हुई होगी, 6s की, ये पक्की बात है। तो उन्होंने कहा कि अगर हम इसको आउटर मोस्ट शेल मान रहे हैं s वाली को, तो इससे एक कम तो d की है, उससे भी एक कम किसकी है, तो जब हमने F ब्लॉक की कॉन्फ़िगरेशन लिखी वो क्या लिखी, NS2, उससे एक कम D, उससे एक और कम F। अब D में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, 10। बट यहाँ जब आपको मैं F ब्लॉक पढ़ाऊंगी 12th स्टैंडर्ड में तो मैं आपको बताऊंगी कि किसी कारणवश D में इलेक्ट्रॉन होने के बावजूद भी इलेक्ट्रॉन F में चले गए थे, इसीलिए यहाँ पे आपको D में एक इलेक्ट्रॉन दिखेगा या /0। कई बच्चे इसको 10 समझ लेते हैं कि डी में टोटल इलेक्ट्रॉन 10 जाते हैं, दैट इज ट्रू, बट यू नो एफ ब्लॉक में कुछ एक कहानी है कि एक्चुअल में किसी स्टेबिलिटी रीजन की वजह से इलेक्ट्रॉन डी में गए ही नहीं थे। इसीलिए जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो एफ में 1 to 14 जा रहे हैं, लेकिन उसके पिछले डी में 10 नहीं गए, इसको 10 मत पढ़ना, ये क्या है 1/0 कि किसी कारणवश डी में गए ही नहीं थे। तो व्हाट इज द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एफ ब्लॉक, मेरे साथ बोलना, NS2 n-1D, D में 10 नहीं 1/0, फिर n-2 F में कितने गए 1 2। तो ये चारों इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बाय हार्ट आपकी लर्न होनी चाहिए। अब आपने आज जाके क्या करना है, अपने नोट्स में से पार्ट 1 ही रिवाइज करना है। टुमारो एट द सेम टाइम, यही वाले टाइम पे मैं पार्ट 2 रिवाइज करूंगी, और एक दिन डिले कर दिया, टेस्ट आपका ट्यूसडे इवनिंग में होगा 3:30 बजे, ठीक है। थैंक यू। इसको प्रिया